हेलो बच्चों, की ऑफ सक्सेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राधे राधे। और आज हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति या विषुवत तल में या फिर अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो जिसने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर देख ले, उसमें अक्षीय स्थिति और विद्युत द्विध्रुव के बारे में काफ़ी अच्छा समझाया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे। हमने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया, यहाँ पर बिंदु ए, यहाँ पर बी, ये आपका प्लस क्यू और ये हो गया आपका माइनस क्यू। दोनों के बीच की दूरी कितनी ले ली बेटा, 2a। और यहाँ पर हमने रखा इसका मध्य बिंदु, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा a, और ये वाला भी कितना हो जाएगा आपका a। यहाँ से मध्य बिंदु से लंबवत स्थिति में निरक्षीय का मतलब या अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है कि जो विद्युत द्विध्रुव है उसके अक्ष के अभिलंबवत हमने r दूरी पर एक बिंदु ले लिया और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करना है। तो आइए अब क्या करेंगे, इसके बाद हम कि सबसे पहले हम लेंगे प्लस क्यू। तो प्लस क्यू के कारण कहाँ पर, P पर तीव्रता। ठीक है बेटा, प्लस क्यू के कारण P पर हम तीव्रता लेंगे। तो प्लस क्यू के कारण जो P पर तीव्रता आएगा वो कितना आएगा अपना, तो ई ए क्या नाम दिया हमने, ई ए नाम दे दिया। और चूंकि ए पर रखा हुआ है, ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन में क्या आता है, दूरी का स्क्वायर। देखो बेटा, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन में दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पर यही सूत्र हमने लगाया इस प्लस q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगाया। ठीक, अब यहाँ पर दूरी का स्क्वायर, तो दूरी कौन सा लेना वो भी ध्यान से यहाँ पर एक बार आप देख लेना, क्योंकि दूरी तो हमारे पास a भी है r भी, लेकिन हमको ये वाली दूरी नहीं लेना, हमें चाहिए प्लस q से बिंदु P के बीच की सरल रेखीय दूरी, ये वाली। अब ये वाली दूरी कैसे निकालेंगे बेटा, क्योंकि ये आपका अभिलंबवत है। ठीक है, तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया, ये आपका r हो गया, ये a हो गया, और ये क्या हो गया आपका कर्ण, क्योंकि समकोण के सामने क्या होता है, कर्ण हो गया। ठीक, हमने लगाया कर्ण का स्क्वायर बराबर, मान लो यहाँ पर क्या है थीटा, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना हो गया, r स्क्वायर प्लस आधार कितना हो गया, a स्क्वायर। तो कर्ण बराबर अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका कर्ण, यानी यहाँ से प्लस q से p की जो दूरी है वो रहेगी आपकी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और ये वाली दूरी का मान यहाँ पर रखेंगे हम, तो हमने रख दिया r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसका अब हम क्या करने जा रहे हैं, होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो ई ए बराबर फाइनली क्या है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया आपका समीकरण नंबर ए। और ये आया अभी बिंदु प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी दिशा कैसे निकालेंगे, तो देखो दिशा निकालने के लिए एक काम करो कि यहाँ पर सपोज कर लो कि एक एकांक धनावेश रखा हुआ, क्या रखा हुआ, एकांक धनावेश, और चूंकि प्लस प्लस सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षित होकर यह जो आपका प्लस क्यू है ये बिल्कुल सीधे कैसे चला जाएगा, इस वाली डायरेक्शन में सीधे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ई ए का डायरेक्शन। ठीक है, तो ई ए का जो डायरेक्शन आया वो कहाँ से कहाँ, ए से किधर की ओर आया, पी की ओर। तो ये हो गया आपका ए से किधर की ओर हो गया बेटा, पी की ओर। ठीक, इसी प्रकार से अब हम निकालने जाएंगे माइनस क्यू के कारण। तो यहाँ पर हमने लिखा माइनस क्यू के कारण कहाँ पर, पी पर तीव्रता। अब माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता, वापिस हमने फार्मूला लगाया ई। तो ई कौन सा, माइनस क्यू कहाँ पर रखा हुआ, बी पर, तो यहाँ पर हमने ई भी दे दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और माइनस क्यू है लेकिन फिर भी हम काय का रखेंगे, प्लस का, क्योंकि हम इसे वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, आपको ध्यान रखना। ठीक, और बटे में क्या आएगा फिर, क्यू के अपॉन में दूरी का स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने को चाहिए, ये वाली दूरी अपने को चाहिए।
तो चूंकि ये आपका ए है, ये भी आर है, समरूप त्रिभुज है, तो जब यहाँ की भुजा का माप कितना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये भी आपका कितना होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दूरी का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। ये बात आइए सभी को समझ में कि अंडर रूट कहाँ गया, अंडर रूट जैसे यहाँ पर होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हुआ था, यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे कि ये वाला माइनस यहाँ पर क्या रखा हुआ हमने सपोज किया था एकांक धनावेश, तो माइनस प्लस को क्या करेगा विजातीय आवेश से आकर्षित करेगा, तो आकर्षित होकर किधर की ओर आएगा नीचे की ओर। तो ये नीचे की ओर आपको डायरेक्शन बनाना है और यहाँ पर लिखना है आपको ईबी। तो ईबी का डायरेक्शन क्या हो गया बेटा पी से बी की ओर। तो हमने लिख दिया यहाँ पर पी से किधर की ओर बी की ओर। ठीक, अब देखो बेटा अगर दो सदिश राशियां एक ही दिशा में होती है तो उनका परिणामी निकालने के लिए हम क्या करते हैं प्लस, अगर विपरीत दिशा में होती है तो उनका परिणामी निकालने के लिए हम क्या करते हैं माइनस, और अगर भिन्न भिन्न दिशाओं में होती है तो उनका परिणामी निकालने के लिए हम क्या करते हैं घटकों में विभाजन। ठीक है, इस प्रकार से हम घटक में क्या कर देते हैं विभाजन। तो यहाँ देखो ये का जो डायरेक्शन वो क्या है ए से पी है, और जो आपका ईबी का डायरेक्शन है वो पी से बी है, यानी दोनों की जो दिशाएं वो न तो एक ही दिशा में है न ही विपरीत दिशा में, ये क्या है आपकी भिन्न भिन्न दिशा। तो कौन सा वाला केस लागू हुआ बेटा तीसरा वाला, यानी अब हमको क्या करना पड़ेगा घटकों में विभाजन करना पड़ेगा। तो आइए घटकों में विभाजन कैसे करते हैं वो अपन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो यहाँ पर क्लियर कर लेना। कि मान लो कि आपको किसी भी सदिश राशि जैसे कि बल है सदिश राशि है, इसका आपको अगर घटक में विभाजन करना है तो इसके दो घटक हमने ले लिए, एक तो ये हो गया आपका x घटक और ये हो गया आपका y घटक। ठीक है, जिसको भी आप विभाजित करना चाहते हो वो दोनों घटकों के कहाँ होना चाहिए बीच में। तो देखो दो बीच में आ गया। हाँ, अगर आप लंबवत घटक ऐसे लोगे नीचे की ओर तो ये बीच में नहीं आएगा, तो ये गलत होगा। इस वजह से आपको क्या करना है यहाँ पर ये ले लिया। ठीक, उसके बाद मान लो कि आपने थीटा यहाँ पर सपोज किया कि ये जो आपका f है ये x अक्ष के साथ क्या बना रहा है थीटा बना रहा है, तो यहाँ पर आएगा f और यहाँ पर आया cos थीटा, और जहाँ पर थीटा नहीं है उसके लिए आएगा f sin थीटा। ठीक, एक और देखो अगर आपने मान लो किसी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर थीटा सपोज कर लिया तो क्या होगा, तो बेटा जहाँ थीटा होगा उसके लिए ये फिक्स सेट कर लो कि उसके लिए कौन सा फलन आएगा आपका cos थीटा, और यहाँ पर थीटा नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा sin थीटा। ठीक, तो जिसको आप विभाजित करना चाहते हो जैसे f को करना चाहते हो तो ये f यहाँ पर आ गया f यहाँ पर आ गया, लेकिन आपको cos किसके साथ आएगा sin थीटा किसके साथ आएगा, तो उसके लिए अपने को क्या ध्यान रखना है कि जिसके साथ थीटा बन रहा है मान लो x अक्ष के साथ बन रहा है तो यहाँ पर आएगा आपका cos थीटा, और थीटा नहीं है तो क्या आएगा sin थीटा। यहाँ पे देखो थीटा कहाँ पे बन रहा है y अक्ष के साथ, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया cos थीटा, और यहाँ थीटा नहीं है तो यहाँ क्या आ गया sin थीटा। तो ये cos थीटा sin थीटा का एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। आइए अब विभाजित करते हैं अपन घटकों में। सबसे पहले ये के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इसका एक घटक चूंकि बाहर की ओर जा रहा, ठीक है, ये परिणामी बाहर की ओर जा रहा, तो एक घटक तो हमने ये बाहर की ओर ले लिया यहाँ पर, और इसका एक लंबवत घटक ले लिया हमने इस प्रकार से। अब देखो आप चाहो तो थीटा यहाँ पर भी बना सकते हो और आप चाहो तो थीटा यहाँ पर भी बना सकते हो। ठीक है, अगर आप थीटा यहाँ पर बना रहे हो यानी x अक्ष के साथ बना रहे हो तो आपका जो थीटा है इस त्रिभुज के अंदर वो यहाँ आएगा। कौन से आएगा बेटा एकांतर कौन से एकांतर कौन से। और अगर आप थीटा मान लो कि कहाँ बना रहे हो कि अगर आप थीटा यहाँ बना रहे हो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर अगर आपने मान लो कि ये थीटा यहाँ नहीं लिया और आपने थीटा कहाँ बना दिया यहाँ बना दिया, तो आप थीटा यहाँ भी बना सकते हो, लेकिन अगर यहाँ थीटा बनाओगे तो आपका जो थीटा है वो शीर्षाभिमुख कोण से कहाँ पर आएगा बेटा यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा थीटा आएगा। तो ये आपका ध्यान रखना है, थीटा आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पर, लेकिन अगर थीटा यहाँ पर बना रहे हो तो त्रिभुज के अंदर यहाँ आएगा। ठीक है, एकांतर कोण से, और अगर यहाँ बना रहे हो तो यहाँ आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी फिलहाल मैं कहाँ पे बना रहा हूँ थीटा यहाँ पर बनाया मैंने। ठीक, तो थीटा यहाँ पर बनाया तो ये आपका ई ए हो गया और ये आपका क्या हो गया ई ए,
और मैंने क्या कहा था कि जहां रहेगा थीटा तो ये थीटा, तो थीटा के लिए कौन सा फलन यूज करेंगे, कॉस थीटा, और जहां थीटा नहीं है उसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, साइन थीटा। तो ये हो गया ठीक। अब इसी तरह से हम EB को भी विभाजित करेंगे, तो EB किधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर, तो इसका एक घटक तो हो गया, इसके जस्ट विपरीत नीचे की ओर हो गया एक घटक, तो ये हो गया एक घटक इसका हमने ले लिया, ये वाला एक घटक ले लिया इसका ये, ठीक है। दोनों के बीच में ये आपका EB आ गया, ठीक है, ये भी एक घटक हो गया क्षैतिज और ये हो गया ऊर्ध्वाधर। अब ये हमने क्या ले लिया इसका, यहाँ पर हमने ले लिया थीटा, तो जिसके साथ थीटा होगा उसके लिए तो EB के साथ क्या आ गया, कॉस थीटा, और यहाँ तो थीटा है ही नहीं तो इसके लिए क्या आएगा आपका EB, और ये हो गया आपका साइन थीटा, ठीक है बेटा। और अब देखो एकांतर कोण बन रहा है, ये बन रहा, ये एक दिखाई दिया, ये गया ये और ये एकांतर कोण से, तो ये वाला कोण क्या होगा, थीटा, और चूंकि समरूप त्रिभुज है तो अगर ये थीटा है तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा, ठीक। तो इस तरह से ये हमारा घटकों में विभाजन हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि जो समीकरण 1 है, समीकरण 2, इससे क्या स्पष्ट हुआ हमको कि जो आपका वेक्टर EA है उसका परिमाण और EB का परिमाण, दोनों के जो परिमाण है मैग्नीट्यूड वो सेम है, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत होने का दिशाएं भिन्न भिन्न होने के कारण हम इन्हें चित्रानुसार घटकों में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखना आपने को, ठीक है, कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट है कि EA तथा वेक्टर EB इन दोनों के परिमाण समान तथा दिशाएं भिन्न भिन्न होने के कारण इन्हें हम चित्रानुसार घटकों में विभाजित कर देते हैं। विभाजन के पश्चात क्या होगा कि जो आपके लंबवत घटक है, ये देखो बेटा लंबवत घटक, एक तो EA साइन थीटा और एक आपका EB साइन थीटा, इन दोनों के परिमाण समान होते हैं और इनकी दिशाएं विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं बेटा, निरस्त हो जाते हैं। यानी इन दोनों के कारण जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, शून्य होगी, ठीक है। और जो आपका क्षैतिज घटक है वेक्टर EA cos थीटा और वेक्टर EB cos थीटा, वो एक ही दिशा में होने के कारण आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, जुड़ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त होती है वो कौन से घटक के कारण प्राप्त होती है, तो वो होती है क्षैतिज घटकों के कारण। तो बेटा ऊर्ध्वाधर घटकों का क्या हुआ, तो ऊर्ध्वाधर घटक जो थे आपके EA साइन थीटा और एक था आपका EB साइन थीटा, दोनों की जो डायरेक्शन थी ये दोनों के, ठीक है, EA साइन थीटा और EB साइन थीटा, इन दोनों का अगर परिणामी निकालेंगे तो मैंने क्या कहा था कि अगर दो सदिश राशियां, चूंकि सदिशों के जो घटक होते हैं वो घटक भी कैसी राशि होती है, सदिश ही राशियां होती है, इसलिए ये दोनों घटक जो कि सदिश घटक है एक दूसरे के विपरीत है, तो विपरीत होने के कारण हम परिणामी निकालने के लिए क्या करेंगे, वहां पर नेट निकालने के लिए हम दोनों को माइनस करेंगे। तो EA साइन थीटा माइनस EB साइन थीटा, और हमने क्या देखा EA और EB दोनों इक्वल होते हैं परिमाण में, तो आप चाहे तो EA की जगह EB रख दो, EB साइन थीटा से EB साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी ऊर्ध्वाधर घटकों के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता होगी, परिणामी तीव्रता, वो तो क्या हो गई, 0। अब ले देंगे हमारे पास कौन से घटक बचे हुए हैं, क्षैतिज घटक बचे हुए, तो हम लिख देंगे कि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। अतः बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता आएगी, ठीक है, E नेट जो आएगा इसका, ठीक, वो रहेगा आपका EA cos थीटा और प्लस एक और क्या है आपका EB cos थीटा। अब बेटा ये समझ में आ गया ना, इसको प्लस क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, और यहाँ पर माइनस क्यों किया था, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन था वो एक दूसरे के अपोजिट था, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर, और चूंकि हमने क्या देखा वेक्टर EA का और वेक्टर EB का जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण, वो क्या है, इक्वल है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये आपका EA cos थीटा
और जो ई बी है उसको भी हम क्या रख देंगे अब ई ए, क्योंकि परिमाण में तो दोनों का सेम है, देख लो कोई अंतर नहीं, इक्वेशन सेम है, 1/4πε0 क्यू अपन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी ई ए और यहाँ पर क्या रख दिया हमने cos थीटा। अब दोनों को प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2E cos थीटा, ठीक है। और ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 2EA cos थीटा। अब यहाँ पर हम क्या करें, जो आपका EA है उसका मान उठा के यहाँ रख दो, तो 2 इंटू में कितना है 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका cos थीटा। इस प्रकार से हमारे पास ये कौन सा इक्वेशन आ गया बेटा, तीसरा इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, यहाँ से cos थीटा का मान निकालेंगे त्रिभुज की सहायता से और cos थीटा का मान हमें कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 3 में। तो आइए cos थीटा का मान निकालते हैं। देखो यहाँ इस वाले त्रिभुज को ध्यान से देखना, यहाँ पर बना रहा हूं मैं, ये आपका क्या हो गया थीटा, ये आपका क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया आपका आर और ये हो गया ए। और इस वाले त्रिभुज से हमने क्या निकाला, तो हम निकालने जा रहे हैं cos थीटा। क्यों बेटा cos थीटा क्यों निकालना, क्योंकि अपने को जरूरत है यहाँ पर रखना पड़ेगा। और cos थीटा क्या होगा, तो आपने ये ट्रिक याद कर रखा होगा लाल बटे कक्का से, यानी आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा, तो देखो बेटा 90 डिग्री के जस्ट सामने तो कर्ण हो गया, थीटा के जस्ट सामने क्या हो गया लंब, बाकी बचा वो क्या हो गया आपका आधार। तो आधार कितना हुआ a हुआ और कर्ण कितना हुआ, तो वो हुआ आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और वो कायम है अंडर रूट में। तो अंडर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, पावर में 1/2, ठीक है। अंडर रूट का मतलब 1/2, ठीक है, की घात 1/2, तो ये 1/2 लगा दिया। अब ये cos थीटा का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 में cos थीटा का मान रखने पर, ठीक है बेटा, cos थीटा का मान हमको समीकरण नंबर 3 में रखना। तो आइए समीकरण 3 में cos थीटा का मान रखते हैं, ठीक। तो क्या है हमारा समीकरण नंबर 3, ई नेट। तो ई नेट बराबर क्या होगा 2 इंटू में क्या है आपका 1/4πε0 क्यू अपॉन में क्या है बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। और cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8 और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसकी पावर कितना 1/2, ठीक। तो ये हमने cos थीटा का मान रख दिया समीकरण नंबर 3 में। अब ये वाला स्टेप आ गया हमारे पास। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ई नेट बराबर है, तो सबसे पहले काम करते हैं, ये जो 1/4πε0 इसको आगे रख देते हैं, 1/4πε0 आगे रख दिया। अब ये आपका क्या बचा 2, एक और क्या बचा a और क्या बचा q और बटे में ये देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर कितना है 1, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी पावर कितना 1/2 और आधार समान होने पर गुणे में घाते क्या हो जाती है जुड़ जाती है। तो इन दोनों का अपन क्या लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों का आधार सेम है तो दोनों को करके इनकी पावर को जोड़ेंगे तो 1 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है बेटा। 3/2 क्यों हुआ, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर कितना 1/2, तो 1 + 1/2 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 3/2, ठीक। अब यहाँ के बाद क्या करना अपने को वो ध्यान से देखो कि मैंने आपको पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो देखो बेटा चूंकि P बराबर 2AQ होता है, क्या होता है P बराबर 2AQ जो कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसलिए हम क्या करेंगे इस वाले इक्वेशन में ये जो आपका 2AQ दिया हो यहाँ पर हम क्या पुट अप करेंगे P, तो E नेट बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 1/4πε0 और यहाँ पर 2AQ की जगह हम P रखेंगे तो ये आपका P हो गया और अपॉन में क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसकी पावर कितना 3/2।
ठीक है। और अब देखो बेटा, मैंने आपसे अक्षीय स्थिति में, अनुदैर्घ्य स्थिति में भी कहा था कि अगर हम किन्हीं भी दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं और कोई एक भौतिक राशि, ठीक, दूसरी भौतिक राशि की तुलना में क्या हो, बहुत ही कम हो, तो जो कम होती है उसे हम आवश्यकता पड़ने पर नगण्य मान लेते हैं, यहाँ यानी वहां से उसको हटा देते हैं। ठीक, तो देखो चूंकि ये जो आर स्क्वायर ये बहुत अधिक होता है किससे, ए स्क्वायर से, क्योंकि ये जो ए होता है ये बहुत ही अति अल्प होता है। ठीक है, हमने पहले ही विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा में कहा था कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति वाले दो आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी, तो ये जो आपका 2a है या a है बहुत ही कम दूरी होता है। ठीक है, तो इस वजह से आर स्क्वायर बहुत अधिक होता है ए स्क्वायर से, तो यहाँ छोटा कौन हुआ है, ए स्क्वायर। ठीक है, इसलिए हमने ए स्क्वायर को लगभग लगभग क्या मान लिया बेटा, नगण्य मान लिया, यानी जीरो की ओर मान लिया हमने। तो यहाँ पर हम जीरो पुट अप कर देंगे, तो E बराबर ई नेट बराबर आपके पास क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया आपका P, और यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक को तो हमने नगण्य यानी जीरो मान लिया, तो जीरो का ये आपका क्या हो गया 3/2 का होल 3/2। ठीक, अब इसके बाद देखो बेटा अब क्या होगा, अब बस आने वाला अपना लास्ट स्टेप, ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया आपका P, और यहाँ आएगा आपका ये तो हो गया आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखो बेटा आर स्क्वायर और पावर को 3/2 लिखेंगे, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो आर की पावर कितना बचा 3, तो ये आ जाएगा आपका आर की पावर 3। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये हो गया विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो देखिए बेटे ई नेट बराबर, ठीक है, वेक्टर लगाया, और यहाँ पर आपका आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P और अपन में क्या हो गया आर क्यूब। अच्छा बेटा यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, अक्षीय स्थिति में तो नहीं लगाया था। तो देखो बेटा अक्षीय स्थिति में जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, अक्षीय स्थिति की, वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के क्या है, अनुदिश है। मतलब जिधर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी, उसी दिशा के अनुदिश क्या होगा, अक्षीय स्थिति में तीव्रता होगी। लेकिन निरक्षीय स्थिति में क्या होता है कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसकी दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है। तो विपरीत प्रकृति को दर्शाने के लिए ही हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया बेटा, माइनस का प्रयोग किया। देखो यहाँ पर ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद जो परिणामी ई नेट आएगा वो भी इसी दिशा में होगा। ठीक है, तो ई नेट का ये वाला डायरेक्शन हो गया, यानी आई के अलोंग हो गया, या फिर हम कह सकते हैं एक्स अक्ष के अनुदिश हो गया। ठीक, या फिर हम कह सकते हैं प्लस से इधर, प्लस से किधर की ओर हो गया, प्लस से माइनस की ओर हो गया। जबकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो फिक्स होती है कि वो माइनस से किधर की ओर होता है, प्लस की ओर होता है। तो देखो आपका ई जो नेट है, नेट विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की क्या है बेटा, विपरीत है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर हमने वेक्टर फॉर्म में क्या लगाया है, माइनस लगाया। ठीक है, वेक्टर फॉर्म नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप यहाँ तक लिखिएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वो भी किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। वो भी कौन सी स्थिति में बेटा, निरक्षीय स्थिति, एक और किस नाम से जाना जाता है, अनुप्रस्थ या फिर विषुवतीय या फिर लंबवत स्थिति में। ठीक, अब यहाँ देखिएगा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स के हिसाब से आप ध्यान से देख लीजिएगा। एक तो आपको क्या क्या क्वेश्चन ध्यान रखना है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको स्थापित करना आना चाहिए। साथ ही साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि भैया अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में क्या अंतर है, तो बेटा अंतर आपको ध्यान रखना है कि अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को प्राप्त होती है
उसका सूत्र होता के बोले तो 1/4πε0 होता कूलम्ब नियता, और क्या आता है 2p अपॉन में क्या आता है r³। जबकि निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता हमें प्राप्त होती है बेटा वो क्या होती है, वो होती है k यानी 1/4πε0 और p अपॉन में क्या होता है r³। यानी अक्षीय स्थिति में तीव्रता अधिक होती है, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता अक्षीय स्थिति की तीव्रता की आधी होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, दूसरी बात, अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है उसकी दिशा और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा दोनों एक दूसरे के क्या होती है, अनुदिश होती है। ठीक है, समांतर होती है। ठीक, यानी जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, -q से +q। तो अक्षीय स्थिति में भी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो -q से किधर की ओर होगी, +q की ओर होगी। जबकि निरक्षीय स्थिति में अभी मैंने बताया, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है, ठीक, वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की क्या होती है बेटा, विपरीत होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ इनमें एक संबंध ध्यान रखिएगा कि अक्षीय स्थिति में हमने क्या देखा कि अक्षीय स्थिति बराबर होता है 1/4πε0 2p अपॉन में क्या हो गया r³। और निरक्षीय स्थिति में क्या देखा हमने, तो निरक्षीय स्थिति में हमने देखा बेटा कि 1/4πε0 था और यहाँ पर क्या आ गया p अपॉन में क्या हो गया r³। दोनों में अगर संबंध देखें तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, तो क्या आएगा हमारे पास E अक्षीय बराबर, देखो ये वाला देखो मान, इस 2 को छोड़ दो और 2 को अगर छोड़ दें तो ये देखो आपका एक तो ये वाला 1/4πε0 p अपॉन r³। तो ये तो किसकी कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता होगी। तो अक्षीय स्थिति बराबर कितना है 2 इंटू क्या आएगा यहाँ पर निरक्षीय स्थिति, यानी अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति की तीव्रता की कितनी होती है बेटा, 2 गुना होती है। या फिर यूं बोल दो कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो अक्षीय स्थिति की तीव्रता की कितनी होती है, आधी होती है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, या फिर आरबीएससी बोर्ड में भी या फिर कोई सा भी बोर्ड ले लो, ठीक है, उसमें पूछा जाए कि अगर अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात कितना होता है, तो देखो बेटा ये इक्वेशन यहाँ से इस निरक्षीय को पक्षांतरण करके इधर लेके आ जाए तो वहां कितना बचेगा 2, तो आपका जो अनुपात होगा वो होगा 2:1। लेकिन ध्यान रखिएगा अधिकांश बच्चे 1:2 करके आ जाते हैं। भैया पहले उसने क्या पूछा, अक्षीय स्थिति और उसके बाद निरक्षीय, तो पहले आपको अक्षीय का ही बताना, 2 कितना होगा 1। अगर वो पूछता कि निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति का कितना होता, तो हमारा आंसर क्या होता 1:2। क्लियर हो गया। एक सवाल देख लेते हैं जल्दी से इसी वाले फार्मूले पर आधारित, और उसके बाद आज का ये वाला टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि अगर विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4 न्यूटन प्रति कूलम्ब है। ठीक है बेटा, तो आपसे पूछेगा कि बताइए उसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, तो चूंकि विद्युत द्विध्रुव आपका सेम है, r का मान भी सेम है, तो क्या संबंध था कि भैया अक्षीय स्थिति बराबर 2 गुणे में क्या होता है, निरक्षीय स्थिति होता है। तो ये हमने फार्मूला लगाया, अक्षीय स्थिति में तीव्रता कितना दिया हुआ 4, और यहाँ से 2 को इधर लेके आएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, E निरक्षीय हो जाएगा, और E निरक्षीय बराबर कितना आएगा आपका 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और मात्रक इसका न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, तो 2 न्यूटन पर कूलम्ब होगा। ठीक है, दिशा में क्या अंतर होगा कि इसकी दिशा
द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या अनुदिश होगी, p के अनुदिश होगी, लेकिन इसकी जो दिशा है वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की क्या होगी, विपरीत होगी। ठीक है बेटा, तो आज के इस वाले सेशन में इतना ही बहुत है। उसके बाद आगे हम अध्याय नंबर 1 को और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपको जानकारी मिलती रहे, ठीक है, उसके लिए आप मेरे वाले चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, और आपको कोई भी डाउट हो, किसी में भी कोई भी आपको डाउट आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स करिएगा। ठीक है, जब भी मैं कमेंट्स देखूंगा तो मैं आपका रिप्लाई वापस कर दूंगा, उसको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो देखते रहिए और की ऑफ सक्सेस के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही बहुत है। सभी को राधे राधे।